हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। मेरा नाम है आकांश आत्रे और जैसे कि आपने अभी थंबनेल पर देखा ही, आज हम अपने क्लास 10th हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप उसको आगे बढ़ाएंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले भी 3 वीडियोस इस चैप्टर पर बना चुका हूँ। उन तीनों वीडियोज़ का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी की डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर इस वीडियो से कुछ भी रिलेटेड डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं तो चलता हूँ, आपसे मिलूंगा बाद में, क्योंकि मुझे इस कंकाल के साथ बाहर शॉपिंग भी करने जाना है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है आपका, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इसका मतलब है, लिबरल का मतलब होता है उदारवादी, नेशनलिज्म का मतलब राष्ट्रवाद। यानी उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या क्या मायने थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, हम इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक हल्का हल्का आइडिया देता हूँ। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या था। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था, आपका टॉपिक था द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, जिसमें हमने एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन वर्ग के बारे में और न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा था कि उनका मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या क्या रोल रहा था। एक छोटा सा टॉपिक है, चाहे तो आप इसको खुद से पढ़ लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो मेरी वीडियो है इस पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपके वहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हो। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। अर्ली 19th सेंचुरी यानी कि शुरुआती 19th सेंचुरी के दशकों में यूरोप में जो आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता की जो विचारधारा थी वो लिबरलिज्म यानी कि उदारवादी विचारों से क्लोजली जुड़ी हुई थी, यानी कि काफ़ी नज़दीक से जुड़ी हुई थी। द टर्म लिबरलिज्म डेराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर। जो आपकी टर्म है, एक वर्ड है आपका लिबरलिज्म, ये डिराइव यानी बना कहाँ से है, लैटिन रूट से। यानी इसका मूल रूप कहाँ से है, लैटिन से। क्योंकि हमारे आप जानते भी होंगे बहुत सारी वर्ड होते हैं इंग्लिश के जो लैटिन या फिर ब्रिटिश होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, लैटिन रूट मतलब कि लिबर। इसका असल में मतलब होता है फ्री यानी कि फ्रीडम, मीनिंग इसका होता है फ्रीडम। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मध्यम वर्ग के लिए, नए मध्यम वर्ग के लिए जो है लिबरलिज्म है आपका, स्टूड फॉर फ्रीडम, यह आज़ादी के लिए यानी फ्रीडम के लिए जुड़ा होता है, यानी उसके लिए खड़ा होता है। फॉर द इंडिविजुअल यानी व्यक्ति की आज़ादी के लिए ये रहता है। एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और सभी के लिए इक्वल समान लॉ हो उसके लिए भी ये खुद को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे क्या होता है, पॉलिटिकली इट एम्फसाइज्ड द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक तौर पर इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। एम्फसाइज का मतलब ये जोर देता है कि कौन से कंसेप्ट पे, गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को ये कंसेंट के कंसेप्ट पर जोर देता है। यानी कि इसका मतलब है वो कानून गवर्नमेंट जो नहीं बनाती, जो सहमति से नहीं बने हो, उस पर ये जोर देता है कि उनको भी सहमति से बनाए जाएं, यानी कि लोगों के मतों के लिए ये एम्फसाइज करता है। अब चलिए आगे देखते हैं। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। जैसे कि आप जानते हैं, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से ही जो लिबरलिज्म था यानी कि उदारवादी विचारधारा थी, ये एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, ये कुलीन वर्ग जो कि फ्रांस में यानी पूरे यूरोप में एक तरह से कुलीन वर्ग कौन थे, प्रभुत्वशाली यानी प्रभावशाली लोग थे। और ये क्लरिकल प्रिविलेजेस को भी, उस पर भी उसके अंत के पर भी जोर देता है। यानी कि क्लरिकल प्रिविलेजेस यानी कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार होते थे जो कि वहाँ के जो लोअर सोसाइटी थी उनके पास नहीं होते थे, तो उनके एंड पर भी जोर देता है। जैसे कि हमने, आप इतना तो 9th क्लास में हमने पढ़ा ही था अपने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में। अब आगे देखते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान पर बनाने पर भी जोर देता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, यानी कि गवर्नमेंट में उसके खुद के प्रतिनिधि होने चाहिए पार्लियामेंट में, जो कि संविधान बनाए और लोगों के लिए इक्वल संविधान यानी इक्वल कानून बनाए। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्टेट द इनवायबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी।
जो 19th सेंचुरी के दौरान जो लिबरल्स थी यानी उदारवादी विचारधारा थी वो इनवायबिलिटी मतलब कि इसका मतलब होता है अलंघनीयता। आप हिंदी में इसका मतलब लीजिए यानी कि उल्लंघन नहीं चाहते थे, यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी लोगों की वहाँ पर भी किसी किस्म का उल्लंघन ना हो उन लोगों के लिए, उस पर भी स्ट्रेस यानी जोर देते थे अपने। चलिए आगे देखते हैं। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। जो सभी के समक्ष इक्वल कानून थे वो सभी के लिए, सफरेज का मतलब होता है यहाँ पर द राइट टू वोट। यहाँ पर आपके साइड में बुक में दिया हुआ भी है राइट टू वोट। इसका मतलब है जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ यानी सभी के समक्ष जो कानून थे वो उसके लिए जो सभी के मत थे वो एक समान नहीं थे, यानी कोई समान कानून चाहता था लेकिन कोई नहीं चाहता था। जैसे कि हमने अपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी। आपको अगर याद हो रिवोल्यूशनरी फ्रांस में यानी कि जब क्रांतिकारी विद्रोहीकारी फ्रांस था, जब हमने 9th क्लास में पढ़ा था आपकी, विच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, जिसमें सबसे पहले जो कानून हुआ था वो कौन सा था? लिबरल डेमोक्रेसी यानी कि उदारवादी लोकतांत्रिकता। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। जो ये वोट देने का अधिकार होता था, गेट इलेक्टेड और इलेक्ट होने का अधिकार भी होता था जिन लोगों को, वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। ये परमिशन किसको दी जाती थी? प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को, यानी कि जिन लोगों के पास वहाँ पर संपत्ति होती थी उन लोगों को ही वोट देने का अधिकार था, और उन लोगों के पास ही प्रतिनिधि लोगों का बनने का अधिकार भी था, क्योंकि ये हमने 9th क्लास में आपके पढ़ा हुआ है। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। अगर आपको याद हो, जो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी यानी कि खुद की संपत्ति नहीं थी, और जो महिलाओं के पास खुद की संपत्ति नहीं थी, उन्हें वोट देने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं था। ये सभी आपका थोड़ा बड़ा रिवीजन चल रहा है 9th क्लास से। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। हाँ, उसके बाद क्या होता था, जब वहाँ पर लुई 16 की जो गवर्नमेंट थी, हमने 9th क्लास में जैसे देखा था, उसका पतन होने के बाद यानी अंत होने के बाद जैकोबिन्स क्लब का शासनकाल आ गया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सभी जो वहाँ के मेल्स थे उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया था। और मैं रियल में आपको बताऊँ तो जैकोबिन क्लब जो था उसने 21 से ईयर के बाद जिनकी भी एज थी उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया था, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो। और इससे पहले जब लुई 16 का शासनकाल था यानी कि मोनार्की थी, तब 25 ईयर के बाद एज के बाद जो लोग थे सिर्फ वही वोट कर सकते थे, और उसमें भी शर्तें थी, उन्हें भी वे रिच टैक्स पेयर होने चाहिए थे सोसाइटी के, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। लेकिन जैकोबिन्स का जब राजा आया था उन्होंने 21 कर दिया था, इसको 25 ना करके। लेकिन अब उसके बाद देखिए क्या होता है। हाउएवर द नेपोलियनिक कोड went back to limited suffrage and reduced women to status of a minor subject to authority of fathers and husbands। नेपोलियनिक कोड का क्या मतलब है? नेपोलियनिक कोड का मतलब होता है सिविल कोड, यानी कि 1804 का पीरियड, यानी नेपोलियन का पीरियड। ये कौन सा पीरियड था? ये जैकोबिन क्लब के बाद जब शासनकाल नेपोलियन के हाथ में आ गया था, ये तब का पीरियड है 1804, जिसे हम सिविल कोड भी कहते हैं। उसने क्या किया था, उसने वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, उसने वापस से कानून बना दी थी वोट देने के, यानी कि जो 21st ईयर के जो लोग थे, एज तो इसने यही रखी थी लेकिन उन्हें प्रॉपर्टी, उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, इसने शर्त रखी थी। यानी कि फिर से इसने कहा था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, संपत्ति नहीं होगी, वो वोट नहीं दे सकते। एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू स्टेटस ऑफ माइनर, और जो वहाँ की महिलाएं थी उन सभी को भी माइनर यानी उसने वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया था। ए सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर? अब इसका यहाँ पर मतलब है जो महिलाएं थी उन्हें तो उसने माइनर स्टेटस का दर्जा दे दिया था, यानी निचले क्रम का, लेकिन उसने उन्हें फादर्स और हस्बैंड्स के एक तरह से उनकी कठपुतली का दर्जा भी दे देता था, यानी उनके अधीन उसने एक तरह से इन महिलाओं को वहाँ को बना दिया था। Throughout the 19th and the early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal rights, equal political rights। पूरी 19th सेंचुरी के दौरान जो वहाँ की वुमेन थी, औरतें थी, वो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, उन्होंने अपने विचारधाराएं रखी, यानी जो वहाँ पर रूलिंग गवर्नमेंट थी उसकी अपोजिशन में, और बहुत सारे मूवमेंट्स भी चलाए डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा ही था, इन्होंने अपने
पॉलिटिकल राइट्स के दौरान वहाँ पर बहुत सारे आंदोलन भी किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। इन इकोनॉमिक स्फीयर यानी आर्थिक क्षेत्र में लिबरलिज्म जो ये है आपका, वो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स के लिए खड़ा होता है, यानी इसके पक्ष में ये रहता है। फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मतलब कि जो बाजार हैं उन सभी को एक तरह से आज़ादी है। एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, और ये उसके वहाँ पर किसके पक्ष में नहीं था, ये था स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन, जो कि राज्य खुद से रेस्ट्रिक्शन लगाते थे सर्विसेज पर और गुड्स पर, यानी कि सामान पर। होते हैं ना अभी भी कुछ राज्य अपने वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि हमारे यहाँ पर राज्य पे ये सामान नहीं आएगा, ये आएगा तो इतने टैक्स पर आएगा। तो ये सभी जो लिबरलिज्म की टर्म है आपकी, ये इन सभी पर इनके पक्ष में नहीं थी, ये फ्रीडम ऑफ मार्केट्स के पक्ष में थी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ एमर्जिंग मिडिल क्लास। 19th सेंचुरी के दौरान यह एक स्ट्रॉन्ग डिमांड बन गई थी कि इनकी इमर्जिंग मिडिल क्लास, यानी कि जो बढ़ता मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के जो लोग थे, वे चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स यानी मार्केट्स को भी फ्रीडम मिले, वे जैसे चाहे अपना गुड्स को ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। यहाँ पर इसने 19th सेंचुरी में, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में जर्मन स्पीकिंग जो क्षेत्र है वहाँ का एग्जाम्पल लिया है। चलिए देखते क्या है। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स had created out of countless small principalities a confederation of 39 states। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स यानी नेपोलियन की जो प्रशासनिक एक तरह से कदम थे, had created out of countless small principalities, उसने क्या किया था, उसने काउंटलेस यानी कि अनगिनत प्रिंसिपलिटीज यानी प्रदेश 39 स्टेट्स को मिलाकर उनका एक महासंघ बना दिया था। 39 स्टेट्स का उसने छोटे छोटे प्रदेश मिलाकर, अनगिनत ऐसे छोटे छोटे प्रदेश मिलाकर उसने 39 स्टेट्स का एक महासंघ यानी कि एक बड़ा ही एक राज्य बना दिया था। ईच ऑफ दीज, अब क्या होता है कि ईच ऑफ दीज पजेस इट्स ओन करेंसी, इनमें से हर एक अपनी खुद की करेंसी को ओन करता था, यानी हर जगह पर अलग करेंसी थी। एंड वेट्स एंड मेजर्स, और जो पैमाने थे मापन के यानी कि वेट्स थे, तोलने के जो पैमाने थे और मेजर्स थे वो सभी अलग थे। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हेम्सबर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिज वुड्स वुड हैव had to pass through 11 customs barriers and pay a custom duty of 5% at each one of them। देखिए अब कितने बढ़िया यहाँ पर आपको बताया गया है। इसने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया एक मर्चेंट का यानी एक व्यापारी का, जो कि 1833 में ट्रेवल कर रहा है हेम्सबर्ग से न्यूरमबर्ग की ओर टू सेल हिज गुड्स अपना जो उसका सामान है उसको बेचने के लिए। वुड हैव टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर्स, उसको तकरीबन 11 कस्टम बैरियर्स को पास करके जाना होता था। एंड पे कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच ऑफ वन ऑफ देम, हर एक बैरियर पर उसको कम से कम 5% की एक तरह से टैक्स भरना पड़ता था। ड्यूटीज वर ऑफन लीव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, और जी 5% का वहाँ पर एक तरह से टैक्स था, वो डिपेंड करता था कि वो कितना अपने साथ सामग्री यानी कि सामान लेकर जा रहा है। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, दिस इंक्लूड टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अगर हर जगह करेंसी अलग होगी, जैसे सपोज कीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में करेंसी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर कंट्री टू कंट्री करेंसी अलग अलग है, लेकिन अगर आपके सिटी टू सिटी करेंसी अलग अलग होने लगे तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम कंज्यूमिंग वो काम होगा कैलकुलेशन करने में। चलिए आगे देखते हैं। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज द एले विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। करेंसी तो अलग अलग थी, लेकिन क्लॉथ्स यानी कपड़ों को नापने के लिए जो पैमाना था वो कौन सा पैमाना वहाँ पर यूज होता था, एले। स्पेलिंग है ELLE, एले। विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ, हर रीजन में एले यानी एक पैमाना था जो कपड़े नापने के लिए वहाँ पर यूज होता था। उसकी लेंथ अलग अलग थी, जैसे हम 1 मीटर में हम 100 सेंटीमीटर बोलते हैं ना, हमारा ये यूनिक है, हम कहीं पर भी चले जाए अपनी कंट्री में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही बना रहेगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर किसी आपकी सिटी में तो 1 मीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है, और जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर 1 मीटर टू
इक्वल्स टू 90 सेंटीमीटर। तो कितना डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन करने पे। आप तो अपने शहर में कपड़ा 80 सेंटीमीटर खरीद रहे हैं और यहाँ पर हम 90 सेंटीमीटर दे रहे हैं, तो सब कुछ डिफरेंट हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर भी बताई हुई है। कुछ यहाँ पर एग्जांपल भी दिए कुछ जगहों के। फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54 सेंटीमीटर क्लॉथ, इन मेंस 55.1 सेंटीमीटर, इन न्यूरम्बर्ग 65, इन फ्रीबर्ग 53.7। यानी सब जगह जो कपड़े नापने का जो पैमाना था, एल था, उसकी लेंथ अलग अलग होती थी। अब हमारा कंक्लूडिंग पैरा रह गया, चलिए इसे भी देख लेते हैं जल्दी से। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस। अब ऐसे कंडीशंस, ऐसे हालात एक तरह से ऑब्स्टेकल यानी एक तरह से परेशानी थी, चट्टान बनी हुई थी इकोनॉमिक एक्सचेंज की यानी आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के लिए, एंड द ग्रोथ ऑफ न्यू कमर्शियल क्लासेस। और जो बेचारे छोटे छोटे व्यापारी थे वो उनके लिए भी एक तरह से बाधा रास्ते में बनी हुई थी। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलॉन्ग द यूनी-100 मूवमेंट ऑफ गुड्स। इन सभी लोगों की बेचारों की डिमांड क्या थी, ये चाहते थे कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी यानी एक यूनिफाइड इकोनॉमिक सिस्टम बने जो कि सभी के लिए समान हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस प्रॉब्लम का यही निवारण है। अलाउिंग द यूनी-100 मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। सिर्फ एक ही यूनी-100 मूवमेंट हो, यानी जितने तकरीबन 11 कस्टम बैरियर थे वो सभी कम कर एक ही निर्धारित कस्टम बैरियर बनाया जाए, जिससे हम सामानों को लिए जो हमारे गुड्स है, चीज़ें हैं, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें कैपिटल टू कैपिटल। In 1834, a custom union or Jewelry was formed at the initiative of Persia and joined by most of German states. ऐसे ही हालातों को सुधारने के लिए एक कस्टम यूनियन बनाया गया जिसका इन्होंने नाम यहाँ पर आपको दिया है ज्वेलरी। अजीब सा नाम है, आप उसको खुद प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। इसकी स्पेलिंग है ZOLLVEREIN, ज्वेलरी। इन्हीं हालातों को वहाँ पर सुधारने के लिए कस्टम बैरियर बनाया गया है जिसका उन्होंने नाम दिया ज्वेलरी। आप इसको याद रखेंगे जरूर, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव पर्शिया, पर्शिया के ये इनिशिएटिव था एंजॉय बाय मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स, जिसमें जर्मन स्टेट्स के अधिकतर राज्यों ने हिस्सा लिया। द यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। अब होता क्या है, अभी यूनियन गठित हो गया था तो इसने टैरिफ बैरियर्स एबॉलिश कर दिए थे जो वहाँ पर रुकावटें थी, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। 30 से जो करेंसी वहाँ पर चली आ रही थी उसने सिर्फ इसको 2 में रिड्यूस कर दिया था, यानी अब सिर्फ 2 करेंसी ऐसी थी जो जिन्हें परमिशन थी। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड। अब क्या होता है, द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। अब जो वहाँ पर रेलवे के जो ट्रैक्स थे वे भी अपना जाल चारों तरफ फैलाने लगते हैं, यानी रेलवे भी बढ़ने लगता है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए। हैरेंसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, आर्थिक जो वहाँ पर स्थिति थी उसको सुधारने के लिए एक नेशनल यूनिफिकेशन यानी एक राष्ट्रीयकरण बनाने के लिए इकोनॉमिक हेल्थ सेक्टर में भी सुधार करने की जरूरत थी। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। अब क्या होता है, वहाँ पर जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उन सभी को एक तरह से उठाने के लिए यानी उनको ठीक करने के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर मजबूत बनाई गई थी वहाँ पर। तो चलिए आज का हमारा जो एक टॉपिक था ये तो हो गया है ख़त्म। अब इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हम इसको इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अगर बस आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि आप इसको खुद से एक बार 5 मिनट रिवाइज कर लीजिए जिससे आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में, इसको रिवाइज करते हैं, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।